हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंडिया में जीबीएस आउटब्रेक के बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और मैंने जीबीएस के बारे में सबसे पहले सुना था कुछ 1.5 साल पहले, जब मेरे फूफा जी को ये सिंड्रोम डायग्नोज हुआ था। उसके पहले हम लोग कम्प्लीटली अनअवेयर थे कि ऐसा कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन क्योंकि एक क्लोज फैमिली मेम्बर को ये डायग्नोज हुआ था, तो तब हमने पूरी रिसर्च की थी कि क्या है ये सिंड्रोम और क्यों होता है, क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, रिकवरी में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थॉट कि मैं वो वाला नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है आज आपके साथ शेयर करती हूँ एमिड्स जीबीएस आउटब्रेक इन इंडिया। मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स को फॉलो किया। एंड ऑफ द जनवरी जो है केसेस हमने देखने शुरू किए थे और बाय February 5 जो डेटा है वो ये कहता है कि पुणे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये केसेस पाए गए हैं। 207 केसेस पुणे में रिपोर्ट हुए, आउट ऑफ दैट 8 पीपल डाइड। और कुछ 2 दिन पहले जो है आंध्र प्रदेश में 17 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 2 लोगों की डेथ हो गई। एक उसमें से 45 ईयर ओल्ड लेडी थी और एक माइनर लड़का था। आज जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी उसके हिसाब से कर्नाटका में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एक केस मुंबई में भी रिपोर्ट हुआ जिनकी की डेथ हो गई ड्यू टू दिस सिंड्रोम। तो नाउ वी आर विटनेसिंग कि बहुत सारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से जो हैं जीबीएस के रिपोर्ट्स सुनने मिल रहे हैं, विच clearly declares it as GBS outbreak। तो अवेयरनेस ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं कि GBS है क्या। GBS stands for Guillain-Barré syndrome। आई अपोलोजाइज टू द मेडिकल कम्युनिटी अगर मैंने इसको सही से प्रोनाउंस नहीं किया है। बहुत सारे लोग इसे गुलियाँ भी कहते हैं, लेकिन जितना मैंने समझा है इसके बारे में, इट इज़ Guillain-Barré सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है आपके ही पेरिफेरल नर्व्स पे, या सिंपल भाषा में कहें कि आपके ही नर्व सेल्स पे अटैक करता है। तो आपकी खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के नर्व सेल्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस होती है, नंबनेस होती है और इवेंचुअली पैरालिसिस भी हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल जो जनवरी के कुछ इनिशियल केसेस में रिपोर्ट हुआ था कि पुणे की एक स्कूल टीचर जो हैं वो अपने 6 साल के बच्चे को होमवर्क करा रही थी और वो पेंसिल सही से नहीं पकड़ रहा था। तो उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ वर्ड्स इरेज कर दिए हैं, अपने बच्चे को रीराइट करने के लिए बोला है, इसलिए बच्चा होमवर्क करने में ड्रामा कर रहा है और पेंसिल सही से नहीं पकड़ रहा है। लेकिन विद इन फ्यू डेज़ दैट बच्चा वॉज इन ICU, क्योंकि उसके आर्म्स और लेग्स का मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा था। एंड देन जैसे ही उसकी कंडीशन और वर्सन हुई, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, स्वैलो, एंड ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ ऑल्सो एट सम पॉइंट। तो अब उसका ट्रीटमेंट के बाद ही इज़ इन द रिकवरी फेज थैंकफुली। लेकिन ये एक कुछ बहुत अर्ली साइंस होते हैं जीबीएस के, जो हम इग्नोर कर देते हैं कि थकान होगी या ऐसे ही बॉडी एक हो रहा होगा। तो अब ये 6 साल के बच्चे के सिम्टम्स थे। मेरे फूफा जी 60+ थे, उनके थोड़े से सिम्टम्स डिफरेंट थे। बहुत सारे सिम्टम्स कॉमन थे, जैसे नमनेस, आर्म्स और लेग्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाना, लेकिन कुछ सिम्टम्स डिफरेंट थे। अब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, एज टू एज भी डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स रिपोर्टेड हैं वो हैं कि आपको टिंगलिंग वाली फीलिंग होगी, लाइक आपको अपने हाथों की उंगलियों में, पैरों के टोज़ में, आर्म्स में, ये इसकी कलाइयों में या एंकल में जो है एक टिंगलिंग वाली फीलिंग होगी। ऐसे लगेगा कि कोई सुइयां चुभो रहा है। नमनेस वाली फीलिंग होगी। एक मसल वीकनेस आप फील कर सकते हैं जो टांगों से शुरू होती है, लेग्स से वो वीकनेस आपको फील होनी शुरू होती है और फिर अपर बॉडी की तरफ स्प्रेड होती है। फेशियल मोमेंट में कुछ चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, चूइंग करते हुए या स्वेलो करते हुए या बात करते हुए भी। उसके अलावा वॉकिंग में आप कोई डिफरेंट पैटर्न देख सकते हैं कि अनस्टेडी वॉक है या बिल्कुल ही वॉक करने में कुछ तकलीफ़ हो रही है। डबल विजन हो सकती है कि एक ही चीज़ जो है दो दिखाई दे रही है। एंड देन एक्सट्रीम केसेस में देयर कैन बी लाइक
ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन, हार्ट रेट फ्लक्चुएशन, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में ये बाउल फंक्शंस को, ब्लैडर कंट्रोल को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ओवरऑल अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो एक जनरल सिम्टम, जो अर्ली सिम्टम्स हैं जो हम सबको अवेयर होना चाहिए, इज़ दैट टिंगलिंग, सुई चिभने वाली फीलिंग, नम्बनेस एंड दैट मसल वीकनेस, जहाँ आपको रिस्ट्रिक्ट लगे कि मेरी आर्म जो है या लेग्स जो हैं मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, या बहुत मुझे मूव करने में तकलीफ़ हो रही है। अब बात करते हैं कि ये जीबीएस होता क्यों है। अब ये बहुत एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो बहुत सारी मुझे रिसर्च स्टडीज़ तो नहीं मिली, लेकिन जो भी पास्ट स्टडीज़ से मैंने डेटा इकट्ठा कर पाई वो ये था कि 75% ऑफ द केसेस में उन्होंने ये पाया कि कोई ना कोई एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन रही है पेशेंट्स में। अब वो फूड इन्फेक्शन भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकती है, या किसी तरीके की कोई इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट 2/3 ऑफ द केसेस जो स्टडी किए गए हैं उनमें एक और कॉमन चीज़ थी, विच वाज एक पैथोजन जिसका नाम है कैम्पाइलोबैक्टर। अब ये जो पैथोजन है ये बहुत कॉमन पैथोजन है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रेन है सिर्फ जो जीबीएस कॉज कर सकता है। तो हर स्ट्रेन इस कैम्पाइलोबैक्टर पैथोजन का हानिकारक नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है जिसकी आउटर लेयर मानी जाती है कि शुगर कोटेड है, और उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एक ह्यूमन नर्व सेल के स्ट्रक्चर से मैच करता है। अब जितने भी पुणे में केसेस हुए हैं तो WHO की टीम जो है पुणे में लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, स्टेट हेल्थ वर्कर के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, ट्रेस कर रहे हैं, ये सारे केसेस को स्टडी कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि ये कैम्पाइलोबैक्टर का जो स्पेसिफिक स्ट्रेन है ये कहीं ना कहीं पुणे में जो है सर्कुलेट हो रहा है, एंड दे आर सस्पेक्टिंग के ये अनकुक्ड चिकन के थ्रू ये इन्फेक्शन हो सकती है, या डीकंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकती है। हालांकि कल के कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने जो है कुछ चिकन के स्ट्रेन्स को स्टडी किया है और उसमें उन्हें कैम्पाइलोबैक्टर स्ट्रेन नहीं मिला है, लेकिन पानी की कंटामिनेशन इज़ द फॉरमोस्ट सस्पेक्टेड सोर्स ऑफ दिस इन्फेक्शन। WHO की टीम इस सारे केसेस को स्टडी कर रही है, ट्रेंड्स को एनालाइज करने की कोशिश कर रही है, ताकि एक वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट लेके जो आए इस आउटब्रेक में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर सिंड्रोम का कोई स्पेसिफिक क्योर या ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल, क्योंकि एक ये रेयर डिसऑर्डर है और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसकी कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है अवेलेबल कि आपने खाई और ये पूरी तरह ठीक हो गया। जो पुराना केसेस में फिजिशियंस ने इसका ट्रीटमेंट किया है वो किया है प्लाज्मा एक्सचेंज, विच मीन्स कि ब्लड में से फिल्टर कर देते हैं कुछ हार्मफुल एंटीबॉडीज़ और फिर आपको वो प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा एक्सचेंज। और दूसरी चीज़ है इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, जो कि इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शंस हैं जो इंट्रावेनसली जो है पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं। अब ये इंजेक्शन एग्जैक्टली क्या करता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम आपके नर्व सेल्स को अटैक कर रहा है उस अटैक को रोक देता है, लेकिन उस अटैक की वजह से जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में डैमेज हो चुका है उसका ट्रीटमेंट ये इंजेक्शन नहीं कर सकता। तो वो डैमेज जो है धीरे धीरे आपकी बॉडी रिकवर करेगी बेस्ड ऑन आपका मेडिकल सपोर्ट क्या है, डाइट क्या है, फिर एज भी एक फैक्टर है। जैसे मेरे फूफा जी जो हैं वो 60+ थे, 1.5 साल पहले उन्हें ये डायग्नोज हुआ और उनको ट्रीटमेंट इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान में उन्हें 36 इंजेक्शंस लगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 डेज़। अब वो 5 दिन में उन्होंने कंट्रोल तो कर लिया कि और अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उनको रिकवरी करते करते बहुत समय लग गया, 6 महीने से ऊपर लग गए उनको एक्चुअली अपने पैरों पे वापस चलने के लिए। तो अभी 90% रिकवरी हो गई है, लेकिन अभी भी देयर आर डेज जब उनकी वॉकिंग वैसी नहीं होती जैसे डायग्नोसिस के पहले होती थी, लाइक अनस्टेडी वॉक है, लेकिन
अब उनके आर्म्स और लेग्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। तो उस ट्रीटमेंट की अगर कॉस्ट की बात करें तो बैक देन 1.5 साल पहले जो है उनको 36 इंजेक्शंस लगे। अब ट्रीटमेंट एक्चुअली बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है और सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक एवरेज एज और एवरेज वेट की अगर हम बात करें तो एक 60 से 70 किलो का एवरेज वेट कंसिडर करें तो 25 से 30 यूनिट्स जो है इम्यूनोग्लोबिन की लगती हैं। और हर यूनिट का कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन कि कितने mg का वो यूनिट है और कहाँ से खरीदा जा रहा है। द रेंज कैन वेरी फ्रॉम 10,000 टू 50,000। तो उन्हें तो 1.5 साल पहले ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था। लेकिन द गुड न्यूज़ नाउ इज़ कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं दे हैव डिक्लेयर्ड, मैंने आज कर्नाटका की गवर्नमेंट का वो पढ़ा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो ये इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को देंगे। थैंक्स टू द गवर्नमेंट, दिस इज़ वन ऑफ द रिलीफ उन पेशेंट्स के लिए कि जो ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अगर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो दैट वाज वन ऑफ द अनदर थिंग। लेकिन अभी के लिए ये इंजेक्शंस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होंगे। तो अगर अब हम बात करें कि ये क्या इंडिया में पहली बार हो रहा है, तो 2024 में भी 300 केसेस GBS के रिपोर्ट हुए थे। कुछ 2024 और 19 के बीच में रिसर्चर्स ने 150 केसेस पे रिसर्च की थी। GBS के केसेस पहली बार इंडिया में नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन ये एक रेयर डिसऑर्डर है। तो 1 लाख की पॉपुलेशन में 2 लोगों में ही प्रोबेबिलिटी है ये होने की। तो इंडिया की अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी हम ले लें तभी भी 25 पेशेंट्स पर मंथ का एक एवरेज आता है। तो पिछले साल 300 कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन इस बार 2025 में 1 महीने में ही 300 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दैट्स वाई इट इज़ एन आउटब्रेक दिस टाइम। तो इंडिया में ये केसेस नए नहीं हैं, लेकिन ये आउटब्रेक ज़रूर नया है इंडिया में। बट होपफुली इसके अभी के लिए थेरेपी के लिए इंजेक्शंस अवेलेबल हैं एंड इसकी रिकवरी होती है। तो पैनिक मोड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी शुड बी केयरफुल अबाउट टेकिंग प्रिकॉशंस। सबसे पहला और फॉरमोस्ट थिंग तो यही है कि अब क्योंकि पुणे में वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से है, तो फर्स्ट थिंग ऑल ऑफ अस कैन डू इज़ कि जो पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं या अपने ब्रश कर रहे हैं जिस पानी से, हम ये मेक श्योर करें कि वो कंटेमिनेटेड नहीं है। आप फिल्टर्ड वाटर यूज़ करिए, या अगर फिल्टर्स अवेलेबल नहीं है तो आप बॉइल्ड वाटर यूज़ करें। तो पानी को बॉयल करके पी सकते हैं। दैट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग ऑल ऑफ अस कैन डू। ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि ये अनकुक्ड पोल्ट्री भी सस्पेक्टेड था, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं दे कैन मेक श्योर कि वो खाने से पहले उसको अच्छे से वॉश करके अच्छे से कुक कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी अनकुक्ड एट ऑल बिफोर कंजम्पशन, ये मेक श्योर कर सकते हैं। जो लोग सैलड्स के शौकीन हैं, कुछ टाइम के लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि रॉ फूड ना खाएं। तो जो भी आप खाना खाएं अच्छे से धुला हुआ और एकदम प्रॉपरली कुक्ड खाना हो, एंड बासा खाना ना खाएं, क्योंकि बासे खाने में कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो कौन सा बैक्टीरिया हार्मफुल साबित हो जाएगा वी नेवर नो। तो अपनी डाइट को एक साफ सुथरा हाइजीनिक डाइट और पानी का ध्यान रखते हुए हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बट अगेन लाइक आई सेड कि पैनिक वाली बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, क्योंकि ये ट्रीटेबल है, इसकी रिकवरी हो जाती है। बस रिकवरी में हर इंसान की बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगी। कुछ लोग 6 महीने में शायद रिकवर हो जाते होंगे, कुछ को 1.5 साल लग जाता होगा, कुछ को शायद 3 साल लग जाते होंगे, डिपेंडिंग ऑन बॉडी टू बॉडी। सो जस्ट टेक प्रिकॉशंस, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड ईट गुड फूड। आई होप आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप आगे जिससे भी शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। इसके बारे में अवेयरनेस इज़ द ओनली की दिस टाइम। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
फिर से जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, प्लीज़ स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड वेरी वेरी पॉजिटिव। Thank you for watching and listening. Bye bye.